Good morning student, myself Shahjahan Khatun. Today I am going to teach you about safe water. तो हम आज इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के सेकेंड यूनिट में सेफ़ वाटर की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेफ़ वाटर मीन्स पीने का पानी। अब हम देखते हैं पीने का पानी। इंट्रोडक्शन। पीने का पानी या पीने योग्य पानी समुचित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला पानी होता है जिसका तत्काल या दीर्घकालिक नुकसान के न्यूनतम खतरे के साथ सेवन या उपयोग किया जा सकता है। अधिकांश विकसित देशों में घरों में व्यवसायों और उद्योगों में जिस पानी की आपूर्ति की जाती है वह पूरी तरह से पीने के पानी के स्तर का होता है, लेकिन वास्तविकता में इसके एक बहुत ही छोटे अनुपात का उपयोग सेवन या खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए किया जाता है। मीन्स के पीने का पानी जो होता है, जो सेफ़ वाटर होता है, वो उच्च गुणवत्ता वाला होता है, उसको पीने से कोई ख़तरे नहीं होते हैं। ये ज़्यादातर विकसित देशों में पीने योग्य पानी यूज़ किया जाता है और बहुत कम ही लोगों के पास जो है सेफ़ वाटर पहुंच पाता है, क्योंकि सेफ़ वाटर की बहुत ही कमी है। हमारे देश में तो बहुत ही ज़्यादा कमी है सेफ़ वाटर की। अब हम देख लेते हैं जल के स्रोत। जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। जल तो कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन मेन स्रोत इसकी क्या है, कहाँ से मेनली कहाँ का पानी जो है हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सरफेस वाटर होता है एक, एंड दूसरा सब सरफेस वाटर होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, सरफेस वाटर एंड सब सरफेस वाटर। देख लेते हैं सब सरफेस वाटर में क्या क्या होता है। सरफेस वाटर में आता है नंबर 1 लेक, पॉन्ड मीन्स झील, पॉन्ड मीन्स तालाब। तो झील और तालाब का पानी। नंबर 2 सी ओशियन, समुद्र का पानी। रिवर स्ट्रीम, नदियों की धाराएं। स्टोरेज रिजर्वायर। सब सरफेस वाटर में देखते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, इनफिल्ट्रेशन वेल्स, स्प्रिंग, बोरहोल एंड डिग्ड वेल्स। तो ये सारे जल के स्रोत हैं। सरफेस वाटर में ये सारा आता है, लेक, पॉन्ड, सी ओशियन, रिवर स्ट्रीम, स्टोरेज रिजर्वायर। एंड सब सरफेस वाटर में ये सारा आता है, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, इनफिल्ट्रेशन वेल, स्प्रिंग, बोरहोल एंड डिग्ड वेल। अब चलिए आगे हम बताते हैं इन सोर्सों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में कौन कौन से पानी आते हैं। नंबर ए झील, तालाब। झील और तालाब का पानी जो होता है वो भी सरफेस वाटर में आता है। झील तालाबों का पानी एक जगह स्थिर होता है। इसमें बहुत सारी जैविक अजैविक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, कचरे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से नदियों और तालाबों का जल गंदा दिखता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा झील तालाब का पानी गंदा दिखता है और ऊपर से जो है मोटी परत और कठोर अशुद्धियाँ दिखती हैं। आप नेक्स्ट समुद्री जल। संसार का 91% पानी खारा होता है। इसमें टॉक्सिन मिनरल प्रेजेंट होते हैं। इसे डिसेमिनेशन, यूवी ट्रीटमेंट और रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो समुद्री जल जो है वो संसार का 91% होता है और इस जल का सेवन हम पीने के लिए डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट कराना होता है, जल का शुद्ध कराना होता है, तभी पीने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नंबर सी नदियों की धाराएं। नदियों का जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता रहता है, जिससे बहुत सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इस पानी में स्वतः सफाई के गुण पाए जाते हैं। मीन्स नदियों का जो पानी होता है वो काफ़ी हद तक सुरक्षित होता है पीने के लिए, क्योंकि इसमें जो बहने की जो प्रक्रिया होती है, बहता रहता है, तो ये खुद से सफाई करने की इसमें गुण पाए जाते हैं। और ये इसमें इसके ट्रीटमेंट करने में बहुत कम खर्च होता है और शुद्ध हो जाता है पीने के लिए।
नेक्स्ट स्टोरेज रिजर्वायर, इसमें किसी स्थान पर पानी एकत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार की सेटिंग बनाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल देखा होगा, और शहरों में या फिर गाँव में पानी की सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए जो टैंक बनाया जाता है पानी वाटर स्टोरेज के लिए, वो उसे कहते हैं रिज़र्वायर। जहाँ से पानी पूरे कस्बे, पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो क्या होता है, स्टोरेज रिज़र्वायर। तो सरफेस वाटर में मेनली झील तालाब का पानी जो होता है वो गंदा होता है, और इसको भी क्या किया जाता है, इसको ट्रीटमेंट कराया जाता है। इस वाटर का मीन्स फिल्ट्रेशन कराया जाता है। इसको शुद्ध पहले कराते हैं, फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पीने के लिए। और समुद्री जल का भी ट्रीटमेंट कराया जाता है। समुद्री जल का ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है, लेकिन और इसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं कराया जाता है। इसका ट्रीटमेंट जल्दी ये अरब देश वगैरह में इसका ट्रीटमेंट करके पीते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है पानी का, उनके पास समुद्री ही जल होता है। नदियों की धाराएं, नदियों का जल जो होता है वो काफ़ी सेफ़ होता है पीने के लिए। इसमें बहुत ही थोड़े टाइम में ये पानी को शुद्ध किया जा सकता है। स्टोरेज रिज़र्वायर, जैसे कि आपने बता दिया मैंने कि पानी की टंकी जो होती है, जो बनाया जाता है पानी की टंकी कस्बों में सप्लाई करने के लिए, आपने देखा होगा, वो होता है स्विमिंग पूल होता है। मीन्स एक सेटिंग ऐसी बनाई जाती है जिसमें ढेर सारे पानी को एकत्रित करके रखा जाए, वो होता है स्टोरेज रिजर्वायर। सरफेस वाटर जैसे इमेज में शो हो रहा है, नदियाँ, तालाब, झील, ये सारे सरफेस वाटर में आते हैं। अब हम देख लेते हैं सब सरफेस वाटर। अभी तक हमने देखा कि सरफेस वाटर क्या होता है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, सरफेस वाटर के सोर्स। अब हम देखते हैं सब सरफेस वाटर के कौन कौन से सोर्स हैं। इस पानी में कोई कचरे और अशुद्धियाँ ऊपर से नहीं दिखती हैं। यह पानी बिल्कुल साफ़ दिखता है, लेकिन अशुद्धियाँ इसमें घुली हुई होती हैं। जैसा कि आपने सरफेस वाटर में देखा था कि अशुद्धियाँ जो होती हैं वो ऊपर से दिखती हैं। नदी, तालाब और झील के पानी में जो है वो अशुद्धियाँ ऊपर से दिखती हैं और पानी गंदा दिखता है। बट यहाँ पे पानी जो होता है वो साफ़ होता है, लेकिन अशुद्धियाँ इसमें घुली हुई होती हैं। अब हम देख लेते हैं इसके सोर्सेस। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरीज़ होता है। अधिक मात्रा में जल को नदियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और जमा करने के लिए बनाया जाता है। ये जल शहरों में पब्लिक को सप्लाई के लिए किया जाता है। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज़ में क्या होता है कि नदियों से जो होता है वो पाइपलाइन कनेक्ट करके वो कुछ मीटर से लेकर के सेवरल किलोमीटर तक की दूरी पर पानी को ले जाया जाता है नदियों से, जो कि शहरों में सप्लाई होता है। आगे हम पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। इनफिल्ट्रेशन वेल्स, इससे भी बड़े पैमाने पर पानी की सप्लाई की जाती है। इनफिल्ट्रेशन वेल भी जो होता है वो शहर के एक पर्टिकुलर प्लेस पे बनाया जाता है, जहाँ पे ढेर सारे पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है और वहाँ से पानी का ट्रीटमेंट करके सप्लाई किया जाता है। स्प्रिंग बोरहोल आपने देखा होगा, जो हैंड पाइप होता है, और जो हैंड पाइप जो होता है वो स्प्रिंग बोरहोल का एग्जाम्पल है। तो स्प्रिंग बोरहोल के द्वारा ही हैंड पाइप को लगाते हैं, गलाते हैं। डिग्ड वेल्स, कुआं आपने देखा होगा, गांव में कुआं होता है, उसमें पानी को क्या करते हैं, पानी जो होता है वो ज़मीन के अंदर से आता है, उसको निकाल करके लोग गांव में यूज़ करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करके यूज़ किया जाता है। सब सरफेस वाटर की शोधन के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो भी वाटर है आपको उसका ट्रीटमेंट पहले करना होता है, देखना होता है कि पानी में अशुद्धियाँ कितनी हैं, उसके शोधन के बाद ही यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये है इनफिल्ट्रेशन गैलरीज़। तो ये क्या होता है, ये नदियों में जोड़ दिया जाता है इसको, और नदियों से लेकर के और जहाँ पे सप्लाई के लिए ले जाना होता है वहाँ तक पाइपलाइन के थ्रू
चला जाता है और पानी को वहाँ से नदियों से लेकर के वहाँ तक स्टोरेज रिजर्वायर जहाँ पे होता है वहाँ पे कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद पूरा सिटी में सप्लाई किया जाता है। ये है इनफिल्ट्रेशन गैलरी, पिक्चर में दिख रहा है। इनफिल्ट्रेशन गैलरी वेरी इन साइज फ्रॉम अ फ्यू मीटर टू सेवरल किलोमीटर, फॉर्मिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन अर्बन वाटर सप्लाई। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या है, ये इसकी साइज़ जो होती है वेरी करती है, मीन्स इसकी साइज़ जो होती है इनफिल्ट्रेशन गैलरी की डिफरेंट होती है। फ्रॉम फ्यू मीटर्स टू सेवरल किलोमीटर, फ्यू मीटर मीन्स कुछ मीटर से लेकर के सेवरल बहुत किलोमीटर तक होती है। और इसका यूज़, इसके पानी का यूज़ क्या होता है, अर्बन वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है, मीन्स शहर में वाटर सप्लाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है इनफिल्ट्रेशन गैलरी का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये है ये है वेल्स है, कुआं है, आपने देखा होगा, डिगडवेल मैंने पहले बताया है। तो ये कुआं है, गांव में ज़्यादातर लोग अभी भी इसका यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं सेफ पानी के गुण। सेफ पानी के गुण क्या क्या हैं, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि पानी सुरक्षित है। नंबर 1, यह प्रदूषण फ्री होना, यह प्रदूषण फ्री होता है में से ये पानी जो होता है वो प्रदूषण फ्री होता है, इसमें कोई भी जैविक अजैविक जो होते हैं नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया, केमिकल, कृषि और औद्योगिक कचरे नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया फर्स्ट पॉइंट में, प्रदूषण फ्री होता है तो इसमें बैक्टीरिया, केमिकल, कृषि और औद्योगिक कचरे नहीं होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता है। यह क्लोरीन की मात्रा होना चाहिए। क्लोरीन की मात्रा इसमें जो होती है वो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम ही मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन का जो है वो क्लोरीन का यूज़ जो होता है वो वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो क्लोरीन की मात्रा कुछ पानी में रह जाती है और रहना भी ज़रूरी है। क्लोरीन का उपयोग पानी के डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है, जिसमें शेष कुछ क्लोरीन की मात्रा पानी में रह जाती है। इसको चेक कराने के बाद पीना चाहिए। मीन्स कि जो वाटर प्योरिफिकेशन किया जाता है, वाटर प्योरिफिकेशन के बाद जो होता है वो रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा को चेक करा लेना चाहिए कि ज़्यादा तो नहीं है। अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तो उसको फिर से उसको निकाल देना चाहिए, देन पानी का यूज़ किया जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही ख़तरा होता है इससे। नेक्स्ट, क्योंकि क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन से प्रतिक्रिया कर हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। क्लोरीन जो होती है वो हाइड्रोकार्बन से प्रतिक्रिया कर जाती है। साफ़ पानी, जिस पानी में सभी मिनरल्स को निकाल दिया जाता है, वह पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, जिसमें मिनरल की कमी होती है। मीन्स साफ़ पानी जो दिखता है कि साफ़ है, चलिए ठीक है, साफ़ पानी होता है, मीन्स कि जो एकदम साफ़ पानी है उसमें कुछ भी नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है और कोई भी हार्मफुल, कोई भी टॉक्सिन भी नहीं है, तो ऐसा पानी भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, डेंजरस होता है, क्योंकि मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी में इसको पीने से। तो पानी जो है साफ़ के साथ उसमें जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो भी होना चाहिए पानी में। तो पानी में कैल्शियम भी होता है, क्लोरीन की मात्रा थोड़ी होनी चाहिए, सोडियम भी होना चाहिए थोड़ा। तो जो लोग प्योरिफिकेशन करते हैं उसमें कुछ मिनरल्स की मात्रा पानी में डालते हैं, जिससे TDS उसका चेक करने के बाद पता चलता है कि हाँ पानी जो है वो कम्प्लीटली सेफ़ है हमारे हेल्थ के लिए। तो ये एक्सपर्ट के द्वारा चेक किया जाता है और चेक करके उस वाटर को सप्लाई किया जाता है। जल सभी स्थानों पर सुलभ होने वाली सबसे सस्ती, सबसे अधिक महत्वपूर्ण औषधि है। कभी कभी तो जब सारी औषधियाँ असफल हो जाती हैं तब जल की एक घूंट मात्र, कुछ बूंदें ही जादू के असर की तरह काम करके मनुष्य के जीवन को आश्चर्यजनक ढंग से बचा देती हैं। इसलिए भी कहा गया है जल ही जीवन है, जैसा कि आपने सुना होगा।
जल प्रदूषण के स्रोत अब हम देख लेते हैं। जल प्रदूषण जो होते हैं वो किन किन स्रोतों से होते हैं, क्या कारण होता है जल प्रदूषण का। प्रदूषण के प्रमुख कारण। जल निकायों में बढ़ते जल प्रदूषण के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, औद्योगिक कचरों तथा कार्बनिक विषाक्त पदार्थों सहित अन्य उत्पादों का जल स्रोतों में डाला जाना। जो भी औद्योगिक कचरे होते हैं वो उनका नदियों में डाला जाना। कारखानों से वाहित अपशिष्ट में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हानिकारक रासायनिक पदार्थ एवं भारी धातुएं। नेक्स्ट, रिफाइनरियों एवं बंदरगाहों से रिसे पेट्रोलियम पदार्थ एवं तेल युक्त तरल। जो रिफाइनरियों जहाँ पे रिफाइन बनाया जाता है, बंदरगाहों से वो पेट्रोलियम पदार्थ और तेल युक्त तरल द्रव्य जो निकलते हैं उससे भी जल प्रदूषित होता है। शहरों, नगरों तथा मालिन बस्तियों से निकले अनुपचारित घरेलू बहिस्राव, मल जल एवं ठोस कचरे इत्यादि। जो भी शहरों नगरों से जो अनुपचारित घरेलू बहिष्क्राव होते हैं, जैसे कूड़े कचरे डेली के, और जो लैट्रिन्स का पानी होता है वो कहीं कहीं पे ध्यान नहीं दिया जाता है और नदियों में उसको मिला दिया जाता है, उससे भी जल प्रदूषित होता है। व्यावसायिक अनुपालन उद्यमों, पशुशालाओं एवं बूचड़खानों से उत्पन्न कचरों का अनुचित निपटान। जो भी पशुपालन से जो भी कचरे निकलते हैं उनका अनुचित निपटान जो होता है वो भी पानी को प्रदूषित करता है। नंबर 6, कृषि क्रियाओं से उत्पन्न जैविक अपशिष्ट, उर्वरकों और कीटनाशकों के अवशेष इत्यादि। जो भी कृषि में यूज़ किया जाता है कीटनाशक, उससे भी जल प्रदूषित होता है, क्योंकि बारिश होती है, बारिश की वजह से जो ये कीटनाशक जो हैं ये जाके जल में मिल जाते हैं नदियों की और प्रदूषित करते हैं। बहुत सारे जलीय जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 7, गर्म झील धाराएं, विभिन्न संयंत्रों की प्रशीतन इकाइयों से निकले गर्म जल, प्राकृतिक क्षरण योग्य चट्टानों के अवसाद, तलछट, मिट्टी, पत्थर, खनिज तत्व इत्यादि, परमाणु गिरोह से उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ का गिरना। तो ये सारे जो हैं वो प्रमुख कारण हैं जल प्रदूषण के। अब हम देख लेते हैं जल प्रदूषण के बचाव, कैसे जल प्रदूषण को बचाया जा सकता है। घरेलू स्तर पर जल प्रदूषण के बचाव। अब हम देख सकते हैं कि घरेलू स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं जिससे जल प्रदूषित होने से बच जाए। नंबर 1, पानी बहुत ही मूल्यवान संसाधन है। देश के सभी निवासियों को इसके महत्व को ध्यान में रखकर इसे संरक्षित एवं प्रदूषित होने से बचाने में स्वैच्छिक योगदान देना चाहिए। यानी कि हम सबका कर्तव्य है कि जो पानी है उसका खास ध्यान रखें, प्रदूषित होने से बचाएं। नेक्स्ट, घरेलू अपशिष्ट तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, पेंट, वर्निश, सफाई उत्पादों, डिटर्जेंट, प्रसाधन सामग्री और अन्य घरेलू उत्पादों को कभी भी नदियों और नालियों में नहीं छोड़ें या इनका जल आपूर्ति निकायों के साथ मिलने से रोककर निपटान का सही तरीका सुनिश्चित करें। मीन्स घरेलू जो अपशिष्ट निकलते हैं उसको सीधे डायरेक्टली नदियों में ना छोड़ें, मीन्स कि नदियों नालों में ना छोड़ें। नेक्स्ट पॉइंट, पानी का पुनर्नवीकरण एवं इसका पुनः उपयोग प्रदूषण नियंत्रण के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जहाँ तक संभव हो सके इसको अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। मैं जो भी पानी है उसका जो यूज़ किया हुआ पानी है उसको बिना ट्रीटमेंट किए उसको दोबारा से यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सभी निवासियों को मल जल प्रबंधन हेतु अपने खुद के निजी शौचालय, सेप्टिक प्रणाली में पानी की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। इससे मल जल उपचार की प्रक्रिया पर दबाव को कम कर मल जल उपचार संयंत्र की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा।
अब हम देखते हैं 5th पॉइंट, घरेलू रोज़मर्रा के कार्यों में कम मात्रा में पानी इस्तेमाल करके इनके प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है। इससे उपचार केंद्रों को अधिक प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिलेगी। नंबर 6, जल प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयास करने के अलावा व्यक्तिगत एवं घरेलू स्तर पर नियमों अधिनियमों का सक्षम पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्र तटों पर कूड़े कचरों को फेंकने से बचना। आमतौर पर इन सामान्य आदतों की अनदेखी की जाती है। व्यवस्थित तरीके से इनका निपटान प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मीन्स कि जो भी कूड़े कचरे निकलते हैं उसको क्या करते हैं लोग कि ऐसे ही पानी में बहा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण अनुकूलन। घरेलू उत्पाद एवं प्रसाधनों का उपयोग पर्यावरण पर बहुत कम हानिकारक प्रभाव डालता है। इनका उपयोग प्रदूषण को रोकने में मददगार और सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मीन्स जो घरेलू पर्यावरण होता है ये जो है ये प्रदूषण बहुत कम प्रदूषण इससे होता है अगर सावधानी रखें तो। अब हम देख लेते हैं, अभी तो हमने देखा घरेलू स्तर पर क्या क्या किया जा सकता है। अब देखते हैं औद्योगिक स्तर पर जल प्रदूषण के बचाव। नंबर 1, जिन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों का समूह हो उन क्षेत्रों में सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्रों को स्थापित करने में औद्योगिक समूहों को मिलकर कदम उठाना चाहिए। उपचार संयंत्रों से प्राप्त अपशिष्ट जैसे लौह, अलौह सामग्रियां, कागज़ और प्लास्टिक कचरे में पुनर्नवीकरण द्वारा अन्य उपयोगी सामग्रियों के उत्पादन हेतु नए विकल्पों की तलाश की जानी चाहिए, जिससे प्रदूषकों की मात्रा को स्रोत स्थल पर कम किया जा सके। जो भी उपचार संयंत्र हैं उनसे अपशिष्ट जो भी लौह सामग्रियां हैं उनका जो है उनको अलग ही रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न कचरे को कम करने की कोशिश के साथ केंद्रीय प्रायोजित मापदंडों का पालन, नियमों एवं अधिनियमों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जो भी औद्योगिक कचरे से निकलते हैं, जो भी औद्योगिक क्षेत्रों से कचरे निकलते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए एक अलग प्लेस बनाना चाहिए, अलग से गड्ढा बनाना चाहिए, वहाँ पे उसको डिस्पोज़ करना चाहिए। वहाँ पे ऐसे खुले नहीं छोड़ देना चाहिए उस पानी को, जिससे वो जल में, नदियों के जल में मिले। अब हम देख लेते हैं चौथा पॉइंट, औद्योगिक अपशिष्टों से विषाक्त घटकों, अमोनिया एवं अन्य गैसों, उच्च सांद्रता वाली भारी धातुओं, एंटीफ्रीजर तेल और तरल पदार्थ, वाष्पशील कार्बनिक एवं अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों को हटाने के लिए विशेष उपचार प्रणालियों को स्थापित कर पुनर्नवीकरण द्वारा इन्हें पुनः उपयोग में लाया जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं 5th पॉइंट, औद्योगिक हीटिंग परियोजनाओं एवं संयंत्रों से निकले गर्म जल को संवहन से ठंडा करने के डिज़ाइनों में सुधार तथा इनकी क्षमता में वृद्धि तथा विनिर्माण संयंत्र के साथ संयोजित कर पुनः जल को उपयोग में लाने की प्रक्रिया प्रदूषण रोकथाम में कारगर विकल्प है। नंबर 6, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकारें अपने योगदान के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां तक संभव हो औद्योगिक बहिष्कार के पर्याप्त उपचार के लिए इनके द्वारा दी गई सलाह एवं सुविधाओं का भरपूर लाभ लेना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है और सरकारें, राज्य सरकारें अपने योगदान के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो भी प्रदूषण है उसके लिए योगदान देती है राज्य सरकारें, जहाँ पर संभव हो तो इन सुविधा का लाभ लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उद्योगों एवं परमाणु संयंत्रों उत्पन्न रेडियोधर्मी सामग्री उचित प्रबंधन, सुरक्षित भंडारण प्रणालियों के विकास एवं उपचार संयंत्रों की क्षमता व बढ़ाकर इन्हें जल में मिलने से रोककर जल प्रदूषण को रोका जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रबंधन निगरानी कार्यक्रम एवं समुचित कार्य योजनाओं को तैयार कर प्रदूषित जल के उचित शोधन के बाद ही जलाशयों में विसर्जित किया जाना चाहिए। मीन्स जो कि उद्योगों से निकलते हैं पूरे कचरे, उनको पहले शोधन किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उसको नदियों में मिलाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कृषि स्तर पर जल प्रदूषण के बचाव। हमने देखा घरेलू स्तर पर और औद्योगिक स्तर पर, अब देखते हैं कृषि स्तर पर। कीटों के नियंत्रण हेतु रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने के लिए किसानों को समन्वित कीट प्रबंधन तकनीकी तथा जैविक कीट नियंत्रण इत्यादि फसल सुरक्षा प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इनके उपयोग से रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव को कम कर पानी की गुणवत्ता की रक्षा की जा सकती है। जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनको कम करना चाहिए, किसानों को एजुकेट करना चाहिए कि कैसे मिट्टी की जो है देख रेख कर कीटनाशकों का उपयोग कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, मृदा परीक्षण द्वारा फसल की आवश्यकता अनुसार समुचित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग से जलाशय में इनके रिसाव को कम कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मीन्स जो किसान हैं वो उनको बताना चाहिए कि मृदा परीक्षण कराएं, मिट्टी का परीक्षण कराएं। मिट्टी का परीक्षण के बाद उसमें जितनी उर्वरक की मात्रा, जितनी भी खाद की मात्रा की आवश्यकता है उतना ही दिया जाए। इससे भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। नंबर 3, किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन तथा वाणिज्यिक उर्वरकों का सही एवं समुचित मात्रा में उपयोग योजना का पालन करना चाहिए। किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन तथा वाणिज्यिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में उपयोग योजनात्मक पालन करना चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 4, कस्बों और शहरों के सभी कार्बनिक अपशिष्ट, गोबर तथा फार्म हाउस एवं अन्य जैविक कचरे से बायोगैस ऊर्जा उत्पादन के साथ प्राप्त गाद को खाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरह की खाद के इस्तेमाल से फसलों की उच्च उपज प्राप्त की जा सकती है। जो भी कस्बों और शहरों के सभी कार्बनिक अपशिष्ट हैं, जैसे कि गोबर वगैरह जो होते हैं, उनको एक जगह जमा करके उससे बायोगैस भी निकलती है और उसके बाद जो है वो जो स्टोर होता है गोबर, तो वो जो होता है वो बहुत अच्छी खाद होती है। उसका यूज़ जो होता है वो खेतों में किया जाना चाहिए, जिससे फसल की अच्छी प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर प्योरिफिकेशन के बारे में। थैंक यू।